नेपाल में हिंसा के बाद सेना ने संभाला है मोर्चा। आपको बता दें, नेपाल की सेना ने सड़कों पर मार्च निकाला है। सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह की कई तस्वीरें अब सामने आने लग गई हैं और ऐसे में नेपाल में हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल की सेना ने सड़कों पर मार्च करना शुरू कर दिया। देर रात से ही ये मार्च जारी है। सेना की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। नेपाल में हिंसा के बाद से ये देखिए, अब जब जो जैन जी हैं वो जब नहीं मान रहे थे और प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, तो ऐसे में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और आपको बता दें कि कल सेना प्रमुख ने ही केपी शर्मा ओली को कहा था कि इस प्रदर्शन को अगर शांत करना है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसे में नेपाल में विद्रोह की कई तस्वीरें अब सामने आई हैं जिसने पूरे नेपाल को सुलगा दिया है। सरकार के खिलाफ कब क्या हुआ वो आपको चलिए बताते हैं। आपको बता दें, 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगा था, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए थे। 8 सितंबर को ही दोपहर बाद प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो उठा। साथ ही प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद भवन तक जा घुसे। वहीं शाम को होते होते हिंसा की आग जो है वो काठमांडू से बाहर पोखरा और दूसरे शहरों तक पहुंच गई। हालात को देखते ही देखते देर रात तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपात बैठक बुला ली और सोशल मीडिया से बैन भी हटा दिया। लेकिन नेपाल में 8 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। आपको बता दें, जबकि 400 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। 9 मई की घटना आपको बता देते हैं। 9 मई को संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। साथ ही कई मंत्रियों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा। इसके बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर रेस्क्यू करके ले जाना पड़ गया। तो इस तरह के हालात रहे लगातार नेपाल में। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजे आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आंख में झोंक दिया। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्शा गया। हालात इतने बद से बदतर और गंभीर हो गए कि मंत्रियों की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके ही जान पर खतरा था और लगातार सेना कर्मियों के ऊपर प्रदर्शनकारी हमला करने लग गए थे। उन्हीं से उनका वेपन छीन ले रहे थे। देखिए, आग की लपटों में घिरा संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। यह सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे, वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। ये प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं, जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए।
एकदमै दुःखद भयो, यो एकदमै दुःखद भयो। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। प्लिज ध्वस्त भएको छ आगजनी लागेर। ओ माय गॉड, यो दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मेन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। ध्वस्त भएको छ आगजनी लागेर। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहाँ से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। तो आपने देखा कल नेपाल की सड़कों पर किस कदर हिंसा बरपा है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए थे। आपको बता दें तमाम उन बैन्स को तो वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। नौबत तख्ता पलट की आ गई, क्योंकि केपी शर्मा ओली के विरोध में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और भयानक बवाल काटा। आपको बता दें ये बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास में घुस गए और घर को फूंक डाला। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर धू धू कर जलने लगा और प्रदर्शनकारी घर को फूंक कर खुशी मनाते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के आवास पर पथराव भी किया था और ईंट पत्थर मारकर घर के खिड़की दरवाजों को तोड़ डाला था। और नेपाल में नई उम्र के प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ओली ही नहीं, उनके विचारधारा से भी चिढ़ है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी तोड़ दिया। देखिए, सीपीआईएम का दफ्तर तोड़ने के साथ ही उन लोगों ने वहां लहरा रहे पार्टी के झंडे को भी देखना पसंद नहीं किया। एक प्रदर्शनकारी छत के रास्ते झंडे तक पहुंचा और उसे खींचने लगा। झंडे तक उसका हाथ पहुंचा तो नीचे उसके साथ ही सीटियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। काले धुएं के बीच उस विद्रोही ने झंडे को नीचे गिराया और अपने साथी प्रदर्शनकारियों के लिए वो हीरो बन गया। गठबंधन सरकार में सीपीआईएम के साथ सत्ता का सुख भोग रही कांग्रेस का दफ्तर भी प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए भी दिखे। और नेपाल में चारों तरफ घनघोर और शांति का माहौल दिखा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर कल तोड़फोड़ और आगजनी की है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच में प्रदर्शनकारियों ने होटल्स को भी निशाना बनाया। देखिए, वहीं काठमांडू के पॉश इलाके में स्थित होटल हिल्टन पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले होटल में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुआं फैल गया, जबकि प्रदर्शनकारी बाहर खड़े हंगामा करते दिखे। इस दौरान कई लोग होटल में ही फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नेपाल में सरकार गठन को लेकर के हलचल जो है वो तेज हो गई है। नेपाल के सेना प्रमुख की बालेन शाह के साथ बैठक है। आपको बता दें इस बैठक में रवि लामिछाने के मौजूद रहने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज आपको बता दें सेना प्रमुख के साथ बालेन शाह की बैठक होगी और इस बैठक में रवि लामिछाने के मौजूद रहने की संभावना है। नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर आ गई है। जेलों से 2000 से ज्यादा कैदी जो है वो फरार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल की आपको बता दें, लगातार हिंसक का प्रदर्शन के बाद अब नेपाल में सरकार के गठन को लेकर के जो हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। नेपाल के सेना प्रमुख की बालेन शाह के साथ आज बैठक होने वाली है। और देखिए, सुरक्षा बलों के सामने इस समय मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती रही। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा भी दी जा रही है, लेकिन इस समय जैसे हालात कल हुए उसमें कुछ भी हो सकता था। उनको रेस्क्यू किया गया, कुछ तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुए। देखिए,
नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। और केपी शर्मा ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर पर भी धावा बोल दिया और उनके घर से नोटों की गड्डियां लूट ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था, देखिए। क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से नोटों की गड्डियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। धनगढ़ी में आरजू देवा को घर जेठजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। और नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। राजधानी काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच में हवाई सेवाएं फिलहाल जो है वो प्रभावित है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, नेपाल में बदले घटनाक्रम को देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। फिलहाल ये सभी फ्लाइट आज के लिए रद्द हैं। आपको बता दें, लगातार ये इनपुट्स मिल रही थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल इन फ्लाइट्स और एरोप्लेन्स के ऊपर कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल जो है इन फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आज के लिए इसे कैंसिल किया गया है। और देखिए, सोमवार को जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के अधिकारियों ने शांति की अपील की है। सेना प्रमुख, मुख्य सचिव और गृह सचिव की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो हिंसा छोड़े और बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि पूरे नेपाल को सुलगाने पर आमादा है। देखिए, हिंसा की आग में पूरा नेपाल जल रहा है। राजधानी काठमांडू को तो प्रदर्शनकारियों ने सुबह से सुलगा दिया। जगह जगह टायर जलाए गए और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। सोमवार को हुए प्रदर्शन से सबक लेते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर फेंक दिए। सरकार की नीतियों से गुस्साए लोगों का काठमांडू की सड़कों पर ऐसा हंगामा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई युवा टायरों को जलाकर पूरे इलाके को धुआं कर रहा था तो कोई पत्थरों से वार कर रहा था। और नेपाल में जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा पहुंच गई है। आपको बता दें, 400 से ज्यादा लोग तो घायल हो गए। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जेन जी प्रदर्शनकारी हैं कि शांति की राह पर लौटने को तैयार ही नहीं दिखाई पड़ते। देखिए, कोई पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहा है तो कोई सरकारी संपत्ति को। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो रहा है। न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं, लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नेपाल में शुरू हुए विद्रोह से भारत सरकार भी अलर्ट पर। भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और बेवजह घर से बाहर न निकलने को कहा है। और इसी बीच भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी स्थिति यूपी के लखीमपुर खीरी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, और ऐसे में क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पर भी बवाल काटा है, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास धनगढ़ी में स्थित कस्टम कार्यालय को नेपाली युवकों ने फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कस्टम कार्यालय पर पथराव भी किया।
प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया और जमकर तोड़फोड़। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। साथ ही फिलहाल नेपाल आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल के कटहवा में पूर्व सांसद का घर फूंक दिया गया है। पूर्व सांसद हृदय त्रिपाठी के घर पर आग लगा दी गई है। विधायक शंतु जायसवाल के घर में भी आग लगाई गई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद विधायक का घर फूंक डाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर को भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। राष्ट्रपति के घर को भी आग के हवाले कर दिया। गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के घर को भी फूंक डाला। और ऐसे में तस्वीर अब आ रही है और खबर यह है कि नेपाल के कटहवा में पूर्व सांसद का घर फूंक दिया गया। घर की तस्वीर देखिए, देर रात की तस्वीर है जब इस सांसद के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व सांसद हैं, साथ ही पूर्व सांसद हृदय त्रिपाठी भी हैं, उनके घर पे भी आग लगाई गई है। देर रात उनके भी घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है। तस्वीरों को देखिए, उनके घर की तस्वीर है। विधायक शंतु जायसवाल के घर में भी आग लगाई गई है, ये भी खबर है। तो ये 3 विधायक बड़े बड़े और सांसद, पूर्व सांसद और विधायक, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद विधायक का घर जो है अब फूंक डाला है। और चलिए अब नेपाल के प्रदर्शन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद इतनी बड़ी भीड़ एकाएक नेपाल की सड़कों पर आखिर जमा कैसे हो गई? अब सवाल उठता है कि इस प्रदर्शन का चेहरा कौन रहा है? तो जवाब है कि कोई नहीं। इस प्रदर्शन को लीड कर रहा है जेन जी यानी कि 18 से 28 साल के युवा। और इन लोगों को एक साथ जमा करने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो वो हैं 3 लोग। पहले हैं काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो कि एक रैपर भी हैं और 35 साल के बालेन शाह के कहने पर युवा घर से बाहर निकले। दूसरा बड़ा नाम जो है वो है नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामी-छाने का। ये कल तक जेल में बंद था, आज प्रदर्शनकारी इन्हें छुड़ाकर बाहर ले आए। तीसरा सबसे बड़ा नाम है सूदन गुरंग का, जो हम ही नेपाल नाम की एनजीओ चलाते हैं। इन्होंने युवाओं को जमा किया और प्रदर्शन करने को उकसाया। इन तीनों चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है राजधानी काठमांडू के मेयर यानी के बालेन शाह की। और अभी फिलहाल अगर नेपाल की बात करें तो काठमांडू की सड़कों पर फौज की मूवमेंट की शुरुआत दिखाई देती है। शुरुआत हो गई है। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां रात भर काठमांडू की सड़कों पर गश्त करती नजर आ रही। और ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इसी बीच फौज ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया है, ये भी खबर आ रही। इसके बावजूद लोग राजधानी काठमांडू की सड़कों पर देखे गए हैं। साथ ही आपको बता दें, हालांकि शहर में दुकानों पर ताला लगा नजर आया, लेकिन काठमांडू शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा ही रहेगा। और आपको बता दें, अभी फिलहाल सेना ने पूरा कमान ले लिया है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से भी शांत रहने की अपील की है। और 2 फिलहाल जो तस्वीर है वो काठमांडू की हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानें फिलहाल बंद है, लेकिन प्रदर्शन होता सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बिहार के मुजफ्फरपुर की दिखा देते हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। देखिए, चेन स्नैचिंग की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले एक बार रेकी की, फिर दोबारा रेकी की, जिसके बाद तीसरी बार में महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित महिला घटना से एक पल के लिए हैरान रह गई। वहां पर मौजूद अन्य महिलाएं भी दंग रह गईं। सरेआम घटना से हड़कंप मच गया। वहीं बाइक पर नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी में पीछे बैठे बदमाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। और गुरुग्राम में अवैध वेयरहाउस पर कार्रवाई करने पहुंची डीटीपी की टीम पर हमला हो गया। ग्रामीणों ने कार्रवाई के विरोध में पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। देखिए, जेसीबी लेकर अवैध रूप से बने वेयरहाउस को तोड़ने पहुंची टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि वेयरहाउस के पास बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गुस्साए लोगों ने जेसीबी में तोड़फोड़ की। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त डीटीपी की टीम पर हमला हुआ, उस वक्त मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के पति राकेश यादव और 2 पार्षद वहां मौजूद थे।
पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भीड़ को उकसाने के आरोप में मेयर पति और दोनों पार्षदों की तलाश शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस हमला करने वाले करीब 60 लोगों की धरपकड़ में जुटी है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से गैंगवार की एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में गैंगवार की साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी गई है। गोगी गैंग से गैंगवार की साजिश को नाकाम किया गया है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर हम आपको टिल्लू ताजपुरिया के 2 शार्प शूटर्स की दिखा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली में एक बार फिर से गैंगवार की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और यूपी के मेरठ में सरकारी महिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जब अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई, आग से उठे धुएं से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए, लेबर रूम में लगी आग से पूरे अस्पताल में धुआं हो गया। मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लेबर रूम जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही, समय रहते सभी मरीजों, तीमारदारों को बाहर निकाला जा चुका था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि अस्पताल में आग लग जाती है और फायर अलार्म भी नहीं बजते। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद दिल्ली से लेकर देश भर में हर बीजेपी दफ्तर में जश्न और बधाइयों का दौर शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, ऐतिहासिक जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सीपी राधाकृष्णन के लिए एक बधाई संदेश भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव से देश को बहुत लाभ होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने उत्तराधिकारी को पत्र लिखकर जीत की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आपका इस सम्मानित पद पर चयन हमारे देश के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और शानदार विजय पर बधाई दी। जीत के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपना टारगेट साफ कर दिया है। It is a victory for every Indian that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. और देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की। जीत के बाद उनके गृह राज्य तमिलनाडु और तिरुपुर में उनके घर पर जश्न का माहौल रहा। एक तस्वीर देखिए। नतीजों की घोषणा के बाद ही तमिलनाडु के तिरुपुर में जश्न मनाया जाने लगा। चारों तरफ पटाखे फोड़े गए, जैसे कि इस इलाके में दीपावली 43 दिन पहले ही आ गई हो। राधाकृष्णन के चाचा उनके बचपन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनकी प्रगति और उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने तक की यात्रा पर गौरवान्वित हो रहे हैं। बॉम्बे गवर्नर இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உபராஷ்டிரபதி ஆகிறாரு, உபஜனாதிபதி ஆகிறது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷங்க. ராஜ்யசபையை ரொம்ப திறம்பட நடத்துவார். அவருடைய திறமை அளப்பரிய திறமை. அதை பார்த்து தான் நம்ம பிரதம மந்திரியை கூட்டிட்டு போய் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணி அவருக்கு ஒரு இது ரொம்ப கௌரவம் பண்ணியிருக்காருங்க। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने थुथुकुडी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। जीत के बाद उनके कॉलेज में भी खुशियों का माहौल है। He did his BBA in Vivo Chidambaram College in the year 1978. It's a highlight to note that and proud alumnus of Vivo Chidambaram College
राधा कृष्णन की जीत के बाद तमिलनाडु में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है और समर्थक जोश में हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनकर ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि तमिलनाडु में उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान और उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आ गया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप से बातचीत के लिए भारत भी उत्सुक है, प्रधानमंत्री मोदी भी उत्सुक हैं और साथ ही भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र है और साझेदार भी है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी जो बात है वो सामने रखी है। हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा, आप कैसे देखती हैं सोशल मीडिया पोस्ट को? और एक्स पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट क्या लिखा कि हम एक साथ बातचीत कर सकते हैं और साथ आ सकते हैं, उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट। जी बिल्कुल, ये ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने किया है, वो देर रात, मतलब भारत के हिसाब से देर रात सुबह 3 बजे की ट्वीट है, 3:01 की। उन्होंने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. मतलब कि मुझे इस बात की खुशी है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी बातचीत कर रहा है। जो मुश्किलें आ रही हैं ये ट्रेड टॉक्स में, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो कहते हैं कि I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. अब ये बात देखिए, ये पिछले 5 दिन में दूसरी बार कह रहे हैं कि मेरे अच्छे मित्र, मेरे घनिष्ठ मित्र प्रधानमंत्री मोदी, और आज ये कह रहे हैं ट्वीट में कि मैं उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ और अगले कुछ वीक में उनसे बातचीत होगी। और ये भी कहते हैं that I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both our great countries। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका ये कहना है, वो ये बता रहे हैं, जता रहे हैं, एक होप दे रहे हैं, लोगों को आशा दे रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा परेशानी हम दोनों देशों को होगी इस पूरे चीज को सुलझाने में जो ट्रेड टॉक चल रहे हैं। उसके बाद सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उसको बेसिकली जवाब दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को बड़े अच्छे से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। ये हम हमेशा कहते हैं, भारत हमेशा कहता है कि हमारी मित्रता बहुत घनिष्ठ है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हम नेचुरल पार्टनर्स है क्योंकि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये हमेशा ही कहा जाता है। एंड फिर मोदी जी कहते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल पेव द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ इंडिया। और देखिए ट्वीट जिस तरीके से देर रात डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा, और नरम पड़ते यहाँ पर ये बात कहनी होगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नरमी आई है, उनके लहजे में बात करने के तरीके में जो नरमी आई है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है।